हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, मैं आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आई हूँ। दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ हमारे एचएसएससी सीटी एग्ज़ाम के लिए और एस्टेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट पावरफुल हो जाते हैं। देखते हैं दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन। प्रसिद्ध बड़खल झील पूछा गया है दोस्तों, कौन से ज़िले में है? तो ये फरीदाबाद में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? फरीदाबाद में हो जाएगी। अगर सूरजकुंड की बात करूं, किसकी बात करूं दोस्तों? सूरजकुंड की बात करूं तो कहाँ पर हो जाएगा? सूरजकुंड का जो क्राफ्ट मेला वो कहाँ पर लगता है? वो फरीदाबाद में लगता है। कहाँ पर लगता है दोस्तों? फरीदाबाद में लगता है। ठीक है। और सूरजकुंड जो ये सूरजकुंड क्राफ्ट मेला दोस्तों, इसको क्या बोला गया? अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला भी बोला गया। कौन सी नदी पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी में मिल जाती है? सरस्वती नदी है जो ये पंजाब के संगरूर में क्या होती है? घग्गर नदी में मिल जाती है। हरियाणा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो ये साहिबी और इंदौरी हो जाएगी। कौन कौन सी हो जाएगी? दक्षिण क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियाँ साहिबी एवं इंदौरी। जो साहिबी नदी है दोस्तों, ये नजफगढ़ नाले के द्वारा यमुना में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? जो नजफगढ़ का नाला है दोस्तों, उसमें उसके द्वारा किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है साहिबी नदी। जो नजफगढ़ झील है उस किस में गिरती है दोस्तों? ये साहिबी में। ठीक है। जो नजफगढ़ झील में गिरती है, कौन सी नदी गिरती है दोस्तों? साहिबी नदी गिरती है। हरियाणा के फरुखनगर में कौन सी झील है? तो ये सुल्तानपुर झील हो जाएगी। अगर झील की बात की जाए तो क्या हो जाएगी दोस्तों? ये फरुखनगर में हो जाएगी। अगर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये हो जाएगा हमारे गुड़गांव में। किस नदी के बारे में एक किंवदंती है कि यह भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या पोलिमा के नेत्रों से निकली थी? कौन सी नदी निकली थी दोस्तों? ये भृगु ऋषि की पत्नी की जो पोलिमा थी उसके नेत्रों से निकली थी। कौन सी नदी निकली थी? दोहन नदी निकली थी दोस्तों। कौन सी नदी निकली थी? ये निकली थी दोहन नदी। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन। कौन सी नदी हसनपुर से होते हुए प्रदेश में प्रवेश करती है? तो यमुना नदी करती है दोस्तों। हसनपुर से होते हुए हरियाणा में प्रवेश कौन सी करती है? ये यमुना नदी करती है दोस्तों। फरीदाबाद में बड़खल झील का निर्माण किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1947 में हुआ था। बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था? 1947 में हुआ था, 1947 में। किस नदी का प्राचीनतम महत्व है? तो दोहन नदी का है दोस्तों। ये भृगु ऋषि की पत्नी थी जो पोलिमा, उसके नेत्रों से निकली थी दोस्तों। कौन सी मृदा को हरियाणा में घर एवं कंदी कहा जाता है? तो गिरिपादियम जो मृदा है उनको क्या बोला जाता है? घर एवं कंदी बोला जाता है। गिरिपादीय जो मृदाएं होती हैं। मृदा की उर्वरता में ह्रास का कारण क्या होता है दोस्तों? तो ये लवणता और क्षारीय मृदा में नमी का अभाव, मृदा अपरदन जो होती है ये किसका कारण होती है दोस्तों? उर्वरता में कमी करती है ये लवणता और क्षारीय मृदा में नमी का अभाव, मृदा अपरदन, तो इनकी कमी से क्या होता है? उर्वरता में ह्रास होता है। ठीक है। रोसली मृदा किस जिले में पाई जाती है? तो ये झज्जर में पाई जाती है। झज्जर, गुड़गांव और रेवाड़ी में। रोसली मृदा कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ये पाई जाती है झज्जर, गुड़गांव और रेवाड़ी में। आगे देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन। हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो पीले भूरे रंग की जो उपजाऊ मृदा ये मिलती है दोस्तों। हरियाणा का कितना क्षेत्र वायु अपरदन से प्रवाहित है? तो 15 लाख जो हेक्टेयर क्षेत्र है दोस्तों, ये वायु अपरदन से प्रवाहित है। किसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है? मृदा है दोस्तों, ये मृदा। किसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है? तो मृदा जो हाँ दोस्तों, क्या है ये? किस रेंगती हुई मृत्यु किसे बोला गया है? ये मृदा अपरदन को बोला गया है। किसको बोला गया है रेंगती हुई मृत्यु? तो ये मृदा अपरदन जो होता है इसके कारण इसको बोला गया है। ठीक है दोस्तों, जो मृदा अपरदन है वो कैसे होता है? ये बाढ़ आने के कारण हो सकता है, वनों का कटाव हो जाता है तब होता है। ठीक है दोस्तों। गिरिपादीय मृदाओं को कहाँ घर कहा जाता है? तो ये कालका में कहा जाता है। कि कहाँ कहा जाता है गिरिपादीय मृदाओं को? घर। तो ये कालका में बोला जाता है दोस्तों। भूमि संरक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऊपरी सतह पर बहाव कम करना कृषि जल प्रबंधन में। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में दोमट मृदा पाई जाती है। मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा देखने को मिलती है? तो दोमट मिट्टी जो होती है वो देखने को मिलती है। हरियाणा का लगभग 12 लाख हेक्टेयर
किस समस्या से प्रभावित है? तो ये जो वायु कटाव है दोस्तों, ये क्या है, 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है ये जो वायु कटाव से क्या है, प्रभावित है। बालू का स्तूपों की प्रधानता किस मृदा की विशेषता है? तो अत्यंत हल्की जो मृदा होती है, ये बालू का स्तूपों की प्रधानता की क्या होती है, विशेषता होती है। कौन से जिले लवणता से ग्रस्त है? तो लवणता से दोस्तों पूर्वी हिसार, पूर्वी भिवानी और पश्चिम रोहतक है जो ये लवणता से ग्रस्त है। यहाँ पर अगर पानी पी के देखोगे तो उसमें बिल्कुल खारापन आएगा, नमक की तरह टेस्ट आएगा। हरियाणा के किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदाएं पाई जाती है? तो दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ये दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है। और जो मिट्टी है दोस्तों, एक उसको घर बोला गया, तो कौन सी मिट्टी को बोला गया है? तो दोमट मिट्टी को बोला गया है। ठीक है दोस्तों, किसको बोला गया है? दोमट मिट्टी में। और कहाँ पर बोला गया है? कालका में बोला गया है। किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? तो हल्की मृदा को। दोस्तों पीछे आ चुका है ये। किस मृदा में बालू मृत्तिका एवं सिल्ट का लगभग बराबर अनुपात पाया जाता है? जो बलुई दोमट मृदा होती है, इसमें क्या होता है, जो बालू मृत्तिका एवं सिल्ट होता है, इनका मतलब बराबर हिस्सा पाया जाता है। हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? तो यमुनानगर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों लाल चेस्टनट मृदा? ये यमुनानगर में पाई जाती है लाल चेस्टनट मृदा। किस मृदा में चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है? तो हल्की मृदा में रहता है। कहाँ पर रहता है? हल्की मृदा में क्या होता है, जो चूने का अंशों का बाहुल्य होता है वो अत्यंत हल्की मृदा में होता है। हरियाणा की कितनी भूमि लवणता तथा क्षारीय से ग्रसित है? तो ये 32% है, ये भूमि लवणता तथा क्षारीय से ग्रसित है। लवणता तथा क्षारीय से ग्रस्त मृदाओं को स्थानीय भाषा में कहा जाता है तो रेह कल्लर बोला गया है। क्या बोला गया है उसको? रेह कल्लर बोला गया है। कालर भी बोल सकते हो उसको, रेह बोल सकते हो, कालर। हरियाणा के किस भाग में अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा पाई जाती है? तो पश्चिम में पाई जाती है। बलुई दोमट मृदा कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिम में पाई जाती है। मध्य मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है मध्य मृदा को। कितने भागों में बांटा गया मध्य मृदा को? 3 भागों में। झीरका के क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो मोटी दोमट मृदा है जो झीरका के क्षेत्रों में देखने को मिलती है, मोटी दोमट मृदा। किस मृदा को खादर कहा जाता है? तो सामान्यतः जो भारी मृदा होती है दोस्तों, जो भारी मिट्टी होती है उसको क्या बोला गया? उसको खादर बोला गया। क्या बोला गया? खादर बोला गया है। किस मृदा पर प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण मृदा की नई परत जम जाती है? तो ये जो भारी मृदा होती है उस पर जम जाती है। हरियाणा के किस जिले में सोलर नामक कठोर चिक्का मिलता है? तो थानेसर में मिलता है। हरियाणा में वृहत पैमाने पर मृदा अपरदन का क्या कारण है? तो जल और वायु होता है। वायु द्वारा अपरदन हरियाणा के किन जिलों में अधिक होता है? तो वायु के कारण दक्षिण पश्चिमी जो जिले हैं ये अपरदन के कारण ग्रस्त है। हरियाणा के ये जिले हैं जो दक्षिण पश्चिमी जिले हैं, तो इनमें क्या होता है, मृदा अपरदन ज़्यादा देखने को मिलता है वायु के कारण। हरियाणा का कितना क्षेत्र जल अपरदन से प्रभावित है? तो ये 2.76 लाख हेक्टेयर जो हमारा क्षेत्र है ये जल अपरदन से क्या होता है, प्रभावित होता है। कौन सा क्षेत्र जल अपरदन से ग्रस्त है? तो अम्बाला, यमुनानगर और पंचकूला है जो ये किस जल अपरदन से क्या है, ये ग्रस्त है। क्योंकि यहाँ पर क्या लगती है, यहाँ पर नदियों की वजह से पानी बहुत बार पानी हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो जिससे क्या होता है जल अपरदन होता है। कहाँ कहाँ होता है ये जल अपरदन? अम्बाला, यमुनानगर, पंचकूला में। कृषि विभाग द्वारा हरियाणा में उपमंडल स्तर पर भूमि एवं जल परीक्षण की कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई? तो 30 शालाएँ जो है ये स्थापित की गई थी, 30 शालाएँ। हरियाणा में भूमि संरक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उसे कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो 5 मंडलों में विभाजित किया गया। कितने मंडलों में विभाजित किया गया? 5 मंडलों में। कौन सी मृदा को डाकर के नाम से जाना जाता है? तो भारी मृदा जो होती है उसको डाकर भी बोला गया है। क्या बोला गया? डाकर बोला गया। और बांगर मृदा जो होती है वो किसको बोला गया है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कौन सी मृदा में भुरभुरा बलुआ पत्थर पाया जाता है? तो शिवालिक मृदा में मिलता है ये बलुआ पत्थर। भुरभुरा बलुआ पत्थर होता है जो शिवालिक मृदा होती है जो उसमें देखने को मिलता है। हरियाणा के किस जिले में उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी पाई जाती है? तो यमुनानगर में पाई जाती है उदासीन प्रक्रिया वाली मिट्टी। कौन सी मृदा वर्षा के दौरान चिपचिपी व शुष्क मौसम
में अधिक कठोर हो जाती है। तो जो भारी मृदा होती है वो क्या होती है, चिपचिपी और अधिक कठोर हो जाती है। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने % भाग में वन पाए जाते हैं, तो ये 4.53% जो भाग है इसमें क्या देखने को मिलते हैं, वन देखने को मिलते हैं। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने % भाग में वनाच्छादन है, तो 3.61% में है। वर्ष 2013 स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सबसे कम % वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है, तो यह फतेहाबाद में सबसे कम वन देखने को मिलते हैं। फतेहाबाद में सबसे वन क्षेत्र बहुत कम वन है, तो यहाँ का % क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा वन क्षेत्र का। 2013 स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने क्षेत्र में वन पाए जाते, तो 1559 वर्ग किलोमीटर में क्या पाए जाते हैं, वन क्षेत्र देखने को मिलते हैं 1559 वर्ग किलोमीटर में। हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू की गई थी, तो ये की गई थी दोस्तों, शुरू की गई थी 1989 में और 90 में। कब की गई थी, 1989 से 90 में शुरू की गई थी। ये कौन सी, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक जो वृक्षारोपण की जो व्यापक योजना थी ये शुरू की गई थी। राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के कितने % भाग में आरक्षित वन क्षेत्र पाए जाते हैं, तो ये 15.97% जो भाग है इसमें क्या आरक्षित वन देखने को मिलते हैं। राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के कितने % भाग में संरक्षित वन जो होते हैं वो देखने को पाए जाते हैं, तो ये 74.28% जो होगा ये हो जाएगा हमारा वन क्षेत्र का %। मूढ़ों से संबंधित कुटीर उद्योग में किस लकड़ी का प्रयोग बहुतायत होता है, तो ये सरकंडा में होता है। कहाँ पर होता है, सरकंडा में होता है। क्या मूढ़ों से संबंधित जो कुटीर उद्योग होते हैं वो लकड़ी से क्या होता है, इसमें मुड्डे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, मुड्डे बनाए जाते हैं। इस छोटे छोटे उद्योग लगे होते हैं उनमें मुड्डे बनाने का क्या कार्य किया जाता है, तो किससे बनते हैं मुड्डे, ये सरकंडों से बनते हैं। 2013 स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने क्षेत्र में वृक्षाच्छादन है, तो ये 1282 वर्ग किलोमीटर में है। आम और जामुन किस वन की विशेषता है, तो ये उष्णकटिबंधीय वन की विशेषता हो जाएगी। आम और जामुन किसकी हो जाएगी, उष्णकटिबंधीय वन की। हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियाँ किस क्षेत्र में देखी जाती है, तो ये गुड़गांव में देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ किस में देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ गुड़गांव में देखने को मिलती है। मैंने पीछे बताया कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये गुड़गांव में हो जाएगा। गुड़गांव में शीतला माता का मंदिर भी है। गुड़गांव को साइबर सिटी बोला गया है, गुड़गांव को मिलेनियम सिटी भी बोला गया है। महम हिरण उद्यान राज्य के किस जिले में है, तो महम दोस्तों रोहतक में पड़ता है, तो ये रोहतक में हो जाएगा। कहाँ पर पड़ता है, महम रोहतक में पड़ता है, तो महम हिरण उद्यान है जो वो भी कहाँ हो जाएगा, रोहतक में हो जाएगा। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, तो ये चौधरी देवीलाल जो प्राकृतिक पार्क है दोस्तों ये यमुनानगर में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है, यमुनानगर में। जो सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा का सर्वप्रमुख क्या हो जाएगा, इको पार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इको पार्क पूछा जाए तो कौन सा है, सुल्तानपुर पक्षी विहार है जो ये क्या हो जाएगा, हमारा इको पार्क हो जाएगा। हरियाणा में कुल कितने % उद्यान है, तो ये 2% जो है ये हमारे हरियाणा में 2 उद्यान है। कौन कौन से हो जाएगा, एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और एक कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारे गुड़गांव में हो जाएगा और जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारे यमुनानगर में हो जाएगा। राज्य के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है, तो फरीदाबाद और हिसार में की गई है। पर्यावरण न्यायालय बनाए गए हैं ये फरीदाबाद और हिसार में। राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र स्थित है, तो पिंजौर में हो जाएगा। कहाँ पर है रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, ये पिंजौर में हो जाएगा, पिंजौर में। गिद्धों की बीमारी का अध्ययन करने हेतु हरियाणा के किस स्थान में नेचुरल सोसाइटी की स्थापना की गई है, तो ये पिंजौर में की गई है। कहाँ पर की गई है, पिंजौर में की गई है। राज्य में यूरोपीय संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिक नामक परियोजना कब शुरू की गई थी, तो ये 1998 से 99 में शुरू की गई थी।
सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना ये 1971 में हुई थी। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? तो ये गुड़गांव में हो जाएगा जनता। अगर सुल्तानपुर झील की बात की जाए तो ये कहाँ पर हो जाएगी? ये फरुख नगर है जो, इसमें हो जाएगी सुल्तानपुर झील। ठीक है। जनता की सुविधा के लिए वर्ष 1998 में कहाँ पर्यावरण न्यायालय कैंप कोर्ट लगाया जाता है? तो ये करनाल में लगाया जाता है। पर्यावरण न्यायालय का कैंप कोर्ट कहाँ पर लगाया जाता है? करनाल में लगाया जाता है। गुड़गांव जिले में सुल्तानपुर पक्षी विहार जो स्थित है। कचनार किस वन की विशेषता? तो ये उपोष्ण कटिबंधीय है जो वन होते हैं, ये कचनार उसकी विशेषता हो जाएगी। भौंकने वाले हिरण का निवास किस वन्यजीव अभयारण्य में? तो कलेसर जो वन्यजीव अभयारण्य है, तो यहाँ पर भौंकने वाले हिरण देखने को मिलते हैं। और ये जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर हो जाएगा? यमुनानगर में हो जाएगा। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो भिंडावास है, ये भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है, ये अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा हो जाएगा? भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। अगर भिंडावास झील पूछी जाए तो ये कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट लागू किया गया था, तो 1998 में लागू किया गया था। क्या लागू किया गया था 1998 में? हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट बोल सकते हो इसको। हरियाणा में वनस्पति वन योजना कब लागू की गई थी? तो 1 नवंबर 2003 में ये वनस्पति वन योजना थी जो लागू की गई थी। चैंपियन एवं सेठ के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 5 प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। हरियाणा में कितने प्रकार के वन देखने को मिलते हैं? 5 प्रकार के जो वन है वो देखने को मिलते हैं। कलेसर को किस वर्ष राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था? तो 2003 में कलेसर को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2003 में। कलेसर कहाँ पर हो जाएगा? यमुनानगर में हो जाएगा। किंगफिशर के लिए प्रसिद्ध कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? तो भिंडावास जो वन्यजीव अभयारण्य है ये हो जाएगा किंगफिशर के लिए प्रसिद्ध। हरियाणा की लगभग कितने % जनसंख्या कृषि एवं उससे संबंध कार्यों में लगी हुई है? तो 70% जो जनसंख्या है ये कार्यों में लगी हुई है। हरियाणा में कुल कृषि योग्य भूमि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने % है? तो ये 84% हो जाएगा। कितने % हो जाएगा? 84% हो जाएगा। राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ये 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, रबी और खरीफ। कौन सी? रबी और खरीफ की फसल होती है जो इसमें विभाजित किया गया है हरियाणा राज्य को। राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो सिरसा में होता है। गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर देखने को मिलता है? ये सिरसा में देखने को मिलता है। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान हो जाएगा भारत का। राज्य के खाद्यान्नों में सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है? तो गेहूँ की हो जाएगी। सबसे ज़्यादा क्या मिलता है हमारे राज्य में? गेहूँ देखने को मिलता है। किस राज्य को गेहूं की कटोरी कहा जाता है? तो हरियाणा को बोला गया। क्या बोला गया? हरियाणा को गेहूं की कटोरी बोला गया। गेहूं की कटोरी बोला गया। अगर पूछा जाए धान का कटोरा किसे बोला जाता है? तो धान का कटोरा करनाल को बोला जाता है। अगर पेरिस की बात करें, हरियाणा का पेरिस कौन हो जाएगा दोस्तों? तो हरियाणा का पेरिस करनाल हो जाएगा। हरियाणा राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसलें कौन सी है? गन्ना, कपास। क्या हो जाएगी? गन्ना और कपास जो व्यावसायिक फसलें हैं। राज्य के किन जिलों को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है? अभी बताया तो धान का कटोरा किसे बोला जाता है? करनाल को बोला जाता है। प्रेफरेंस करनाल की रहेगी। वैसे कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद ये 4 जिले आते हैं धान के कटोरे में। हरियाणा को कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण चावल का कटोरा नाम से प्रसिद्ध है? जैसे कि अभी बोला है मैंने, धान का कटोरा किसे बोला जाता है? करनाल को बोला जाता है। तो ये इसलिए फेमस है, ये विश्व में प्रसिद्ध है करनाल अपने चावल के लिए, बासमती चावल के लिए। हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन भागों में होती है? पूर्वी तथा मध्यवर्ती जो भाग है दोस्तों उसमें चावल की खेती होती है। राज्य को कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है? तो सबसे ज़्यादा कपास सिरसा में उगाई जाती है। राज्य में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला है। तो रजनीगंधा के जो फूल है ये फरीदाबाद उगाता है। कौन उगाता है? फरीदाबाद में उगाए जाते हैं। राज्य में सर्वाधिक उत्पादकता कौन सी फसल की है? तो सबसे ज़्यादा जो फसल है ये गन्ने की देखने को मिलती है। और गन्ना कहाँ पर होता है?
ये सिरसा में सबसे अधिक उगाया जाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी और वीडियो आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू दोस्तों।